एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी डायरी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 का एक वीडियो डाल चुके हैं और चैप्टर 2 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपने चैप्टर 2 तक सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेस में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, चैप्टर 3 का देखेंगे सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि 4 या 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न सब प्रश्न को देखेंगे। और इसका PDF आपको फ्री दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, जिसका आज हम क्या देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और सभी देखेंगे, जितना भी होगा इस चैप्टर में सभी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। और एक बात और कि यदि आपने इससे पहले बार सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेस में जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। ये कहता है कि जो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था उसमें क्या क्या कठिनाई आता है, उसमें क्या क्या हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उसके बारे में लिखेंगे। इसके उत्तर में लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्नलिखित है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में जो जो कठिनाइयाँ आती थे उसे नीचे लिख दिया गया। पहला है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। अब इसका मतलब क्या होगा, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास चावल है और आपको गेहूं की ज़रूरत है, लेकिन हम मिल गए और आपको गेहूं वाला आदमी नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है कोई दूसरा अनाज वाला आदमी, आपको मिल रहा है मक्का वाला आदमी। इसका क्या मतलब है कि आपको कोई कोई मतलब दोहरा संयोग, यानी आपको जो चीज़ चाहिए वो वैसा आदमी नहीं मिल रहा है। हम लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह वस्तु जल्द नहीं मिल पाता था, यही हुआ आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। और लेकिन जब मौद्रिक प्रणाली आया तो ये संकट दूर हो गया, ये कठिनाई दूर हो गया। और दूसरा है सह विभाजन का अभाव। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक गाय है और हमें कोई छोटा सामान लेना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस गाय को काटना होगा। अगर गाय को काट देंगे तो उसकी कम खत्म होगा, इसलिए हम गाय को नहीं काट सकते हैं। देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ ऐसी वस्तु होती थी जिसका विभाजन करने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती थी और हम वह वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, अब देखते हैं 3 नंबर। और यहाँ पर पहला क्या था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। और दूसरा क्या था, दूसरा था सविभाजन का अभाव, यानी काटने का अभाव, यानी उसे विभाजित करने का अभाव। और तीसरा है भविष्य में भुगतान का अभाव, यानी मान लीजिए कि हम आज कर्जा ले लिए, हमें 1 साल के बाद देना है, तो हम उसके किस रूप में देंगे, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यवस्था नहीं की गई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य में भुगतान करने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक, अब चौथा है मूल्य के समान मापक का अभाव। अब इसका मतलब क्या होगा, मूल्य के समान, यानी मान लीजिए कि हमें 1 किलो आटा के बदला हमें कितना गेहूँ देना है, हमें 1 किलो आटा के बदला हमें कितना कोई सामान देना है, ये मापा नहीं गया था। लेकिन आज जो मौद्रिक प्रणाली आया इसमें सभी चीज़, ये सभी कठिनाइयाँ दूर कर दी गई है। और इसके बारे में लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई एक ऐसा मापदंड नहीं था जिससे वस्तु का माप किया जा सके। अब यहाँ पर यही चाल हो गया। देखिए सबसे पहला क्या था, सबसे पहला यहाँ पर था कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का, यानी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल पाता, यानी जो हमारी आवश्यकता है वो जल्दी नहीं मिलते थे। दूसरा ऐसा विभाजन का अभाव, यानी कोई भी चीज़ काटने मतलब कोई भी चीज़ का विभाजन हम नहीं कर सकते। तीसरा है भविष्य में भुगतान का अभाव, यानी हम कोई चीज़ को भविष्य में भुगतान, यानी अगर हम कर्जा लिए तो हम भविष्य में नहीं दे, मगर मान लीजिए कि आज हम गेहूँ आज हम कर्जा लिए, अब आगे जाके उस गेहूँ का दाम बढ़ सकता है, इसके लिए हम नहीं कर सकते। इसके लिए उसको यदि घटा लगेगा या हमको घटा लगा। ठीक, और ये सभी व्यवस्था इसमें नहीं थी। लेकिन जब मौद्रिक प्रणाली आया तो ये सभी कठिनाइयाँ दूर कर दे। और पहला क्वेश्चन क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले, और इसमें कुल 4 कठिनाइयाँ लिखें। और यदि आपको और भी कठिनाइयाँ पढ़ना है तो आप किताब में जाके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न कहता है कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें, यानी मुद्रा का क्या क्या कार्य है। यानी मुद्रा तो हम दिन भर में बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, इसके बारे में लिखेंगे कि मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित, यानी मुद्रा के जो काम है वो नीचे लिखा गया है। लिखेंगे इसके बारे में कि लिखेंगे क्या, पहला लिखेंगे, इसमें से 4 या 5 लिखा होगा। देखते पहला लिखा है विनिमय का माध्यम, यानी देखिए कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें विनिमय का कार्य, यानी एक्सचेंज का काम कौन करता है, मुद्रा करता है। लिखेंगे कि क्रय तथा विक्रय, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना, दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी खरीदने में भी और बेचने में ही मुद्रा जो है मध्यस्थ यानी बीच का कार्य करता है। मुद्रा से अपनी जरूरत की हर एक वस्तु को खरीद सकते हैं, और इसीलिए यह प्रमुख कार्य है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, यानी आप विनिमय के या
यह मतलब विनिमय का कार्य करता है। दूसरा है मूल्य का मापक, यानी यह मूल्य को मापता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही है। मान लीजिए कि हमें कोई भी वस्तु लेना है, कोई भी वस्तु खरीदना है, तो उसके बारे उसको हमें कितना रुपया देना है उस चीज़ के बदले, तो उसका मूल्यांकन हम किससे करेंगे? मुद्रा से ही करेंगे। और ये भी काम आसान होगा, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब तीसरा है विलंबित भुगतान का मान। यहाँ देखते थे कि यहाँ पर एक कारण क्या था? भविष्य में भुगतान का हुआ। क्या था? भविष्य में भुगतान का हुआ, और इसी को दूर कर दिया गया यहाँ पर विलंबित भुगतान का मान। यानी हम विलंबित यानी बाद में भुगतान कर सकते हैं, कहेंगे कि मुद्रा विलंबित भुगतान का एक साधन है। मगर इसका मतलब हुआ कि मुद्रा के कारण हम विलंबित यानी बाद में हम भुगतान कर सकते हैं। इसके द्वारा ऋण के भी भुगतान करने में सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे सुधार नहीं थे। यहाँ अगर हम ऋण लिए यानी आज हम कर्जा लिए तो उसकी सुविधा नहीं थी आगे पूर्ति करने में, लेकिन यहाँ पर हो जाता है विलंबित भुगतान का मौन मुद्रा से। अब चौथा है मूल्य का संचय, यानी मूल्य का अदला बदल। इसके मतलब भविष्य में मुद्रा को संचित कर रखा जाना संभव है। मान लीजिए कि हमें भविष्य में कुछ बचा के रखना है, अगर अचानक हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इसके लिए हम कुछ बचाना जरूरी है। इससे हम मुद्रा से हम बचा सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली हम कोई वस्तु को रख नहीं सकते जिससे वह सड़ जाता है। अब पांचवा है क्रय शक्ति का हस्तांतर। अब छठा है साख का आधार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम में 4 ही लिखिएगा, ठीक होगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग में भी आंसर नहीं जाएगा और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाएगा। और छठा में साख का आधार में लिखा है कि मुद्रा साख का आधार। साख मतलब क्या बताए? विश्वास, यानी मुद्रा जो विश्वास का आधार है। बिना मुद्रा के साख पत्र में क्या आता है? चेक आता है, ड्राफ्ट आता है, हुंडी आता है, प्रचलन में नहीं ला सकता। यानी जब तक मुद्रा नहीं लगेगा तब तक साख पत्र भी प्रचलन में नहीं, यानी साख पत्र का भी कोई काम नहीं रहेगा। और यही 6 काम जो थे ये मुद्रा का काम थे प्रमुख, जिसमें पहला क्या था? पहला था विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा विनिमय के बीच में काम करता है। दूसरा है मूल्य का मापक, यानी मूल्य को मापता है मुद्रा, यानी कोई चीज़ के बदले हमें कितना रुपया देना है। तीसरा विलंबित भुगतान का मान, यानी बाद में हम कोई चीज़ के बारे में रुपया दे सकते हैं। और चौथा मूल्य का संचय, यानी हम भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं। और पांचवा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मान लीजिए कि क्रय शक्ति का हस्तांतरण, यानी मान लीजिए कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है। मान लीजिए आज हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मान लीजिए यार आज हम बिहार में शिफ्ट है, कल हमें मुंबई जाना है, तो यहाँ का हमें सब सामान बेच देना है और बेच कर हम रुपया ले लेंगे और वहाँ जाके हम कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। ठीक, और यहाँ पर हमारा 2 नंबर वाला प्रश्न भी खत्म होता है, यानी 2 नंबर जो प्रश्न था वो भी खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं 3 प्रश्न की तरफ। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा कंटेंट इसी चैनल पर मिल सकता है। तीसरा प्रश्न है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। मुद्रा का महत्व क्या है? आर्थिक मतलब रुपया पैसा बड़ा महत्व क्या है? मुद्रा का महत्व क्या है? इसके बारे में है कि मुद्रा का आर्थिक महत्व आज के इस आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। यानी मुद्रा का जो महत्व है वो आज के इस जीवन में, यानी आधुनिक मतलब इस जितना हम प्रगति कर ले इस जीवन में बहुत ज़्यादा है। मुद्रा के आविष्कार से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। अभी हम देखा कि जब मुद्रा नहीं था तो इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, जिसमें अनेकों तरह की कठिनाइयाँ थी। यहाँ देखें कि ये सभी कठिनाइयाँ किसकी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की थी। लेकिन इसी कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ। जब यह मुद्रा का आविष्कार हुआ तब ये सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। मुद्रा के कारण विश्व आज प्रगति के शिखर पर है। यानी मुद्रा जब से आया तब से ये विश्व विकास कर रहा है। यहाँ पर सीधा किस क्वेश्चन है? मुद्रा का बड़ाई कर रहा है, यानी मुद्रा कौन सा काम करना है, मुद्रा से आने से हमारे देश में क्या हुआ, हमारे विश्व में क्या अच्छा काम हुआ है लिखेंगे। मुद्रा के कारण साख निर्माण होता है। साख मतलब विश्वास का निर्माण होता है। मुद्रा के कारण भविष्य में भुगतान की समस्या हल हो गई है। यानी आदमी क्या सोचता था कि अगर हम अभी कर्जा लिए तो बाद में नहीं दे सकते वस्तु विनिमय प्रणाली, लेकिन अभी हम देखे थे कि जब हम मुद्रा का काल देखे तो इसमें देखे थे कि भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। इसके कारण लोग उधार भी ले सकते हैं और भविष्य में भुगतान भी कर सकते हैं। देश में मुद्रा होने के कारण विश्व के साथ समन्वय स्थापित हो पा रहा है। समन्वय मतलब तालमेल स्थापित हो रहा है। यानी मुद्रा आया तो एक देश दूसरे देश के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। और यही था मुद्रा का आर्थिक महत्व। यानी इसमें लिखना था कि मुद्रा का महत्व क्या। अगर मुद्रा हमारे देश में नहीं लगा तो हमें क्या क्या होने होगा और क्या क्या अभी लाभ हो रहा है मुद्रा के होने से। ठीक, चलिए अब सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं। जो सबसे लास्ट प्रश्न है कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश, यानी मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ।
अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि मुद्रा का विकास कदम बाय कदम हुआ, यानी स्टेज बाय स्टेज, जैसे सीढ़ी में होता है स्टेज बाय स्टेज, उसी तरह मुद्रा का विकास हुआ। इसके लिखेंगे देखिए सबसे पहले था वस्तु विनिमय। सबसे पहले क्या था? वस्तु विनिमय था। इसमें क्या होता था? इसमें वस्तु से लेन देन होता था। उसके बाद है वस्तु मुद्रा। उसके बाद क्या है? वस्तु मुद्रा। जैसे अभी मुद्रा होता है उसी तरह पहले होता था वस्तु मुद्रा, यानी उस समय कोई एक वस्तु को मुद्रा बना लिया जाता था। जैसे अभी मुद्रा को, यानी कोई सिक्का है तो उसको हम मुद्रा बनाते हैं, लेकिन पहले कोई वस्तु को ही मुद्रा बना लिया है। इसमें देखेंगे प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को ही मुद्रा के रूप में कार्य संपन्न के लिए चुन लिया गया। वो कोई भी वस्तु हो सकता था। अब तीसरा है, उसके बाद है धात्विक मुद्रा, यानी उसके बाद धात्विक यानी धातु का मुद्रा बनने लगा, यानी कि मुद्रा जो पीतल तांबा आदि से धातु से बने होते थे। कौन सा मुद्रा था? धातु मुद्रा। उसके बाद है सिक्का। धात्विक मुद्रा के बाद क्या है? सिक्का। सिक्का में क्या होता था? सोना चांदी आदि से बना हुआ वस्तु जो देश के सरकार के द्वारा और उसे प्रचलित हो सिक्का कहलाता है। अब पचमा था पत्र मुद्रा, जिसे अभी हम देख रहे हैं। पत्र मुद्रा में लिखेंगे कि देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं, जैसे जिसका अभी हम प्रयोग कर रहे हैं। ये देश की सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब पचमा साख मुद्रा। साख मुद्रा के बारे में अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है साख मुद्रा के बारे में। यहाँ हम पढ़ लेंगे साख मुद्रा के, अभी देख लीजिए। अब उसके बाद लास्ट है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा में क्या होता है कि कोई एक प्लास्टिक का, जैसे आप देखते होंगे डेबिट कार्ड, ATM, क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में लघु प्रश्न में देखे थे विस्तार से। और इस तरह देखिए कि मुद्रा का विकास धीरे हुआ। सबसे पहले था वस्तु विनिमय, जिसमें वस्तु का वस्तु से होता था, उसमें उसके बाद वस्तु मुद्रा, यानी कोई एक वस्तु को ही मुद्रा बना लिया जाता था। उसके बाद है धात्विक मुद्रा, यानी धातु का मुद्रा हुआ करता था। और उसके बाद सिक्का, और उसके बाद पत्र मुद्रा, और उसके बाद क्या है? उसके बाद शाख मुद्रा, उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा। ठीक, और इसी तरह देखें कि लास्ट में जाके हमारा मुद्रा बन गया। ठीक, यहाँ पर समझ गए। अब ये चौथा प्रश्न था और सबसे लास्ट प्रश्न शायद होगा, यानी 55वां प्रश्न होगा, वो सबसे लास्ट प्रश्न है। 55वां प्रश्न को भी देख लेते हैं। और यदि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 55वां प्रश्न है कि शाख पत्र क्या है। यानी यहाँ पर अभी हम पढ़े थे कि शाख पत्र पढ़ रहे थे, और इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शाख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख शाख पत्र के प्रकार। यानी शाख पत्र के बारे में पहले मैं बताना ये शाख पत्र क्या है, उसके बाद कुछ यानी प्रमुख शाख पत्र के बारे में बताना। जो शाख पत्र छोटा हम उसके बारे में लिख देंगे। अब हमें पूछता शाख पत्र क्या, इसके बारे में। शाख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग शाख मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसके आधार पर अगले प्रदान भी होता है। हम कहते हैं कि शाख हुआ है जिससे, सीधा समझिए कि शाख हुआ होता है जिसे हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं, किसी पर विश्वास करके हम ऋण दे सकते हैं, उससे मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीधा समझिए किसी को ऋण दे सकते, इतना समझिए। यहाँ देखें कि ऋण प्रदान किया जाता है इसी के आधार पर। अब हम कुछ शाख पत्र देख लेते हैं, जिसमें देखेंगे कुछ शाख पत्र निम्नलिखित है। पहला है चेक। चेक सबसे प्रचलित है, जैसे कि आप कहीं देख लेंगे बड़े बिजनेस में कि चेक प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे कि चेक सबसे अधिक प्रचलित शाख पत्र है, चेक जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हम इसके बारे में और लिखेंगे कि चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है, यानी चेक जो होता है वो जो जिसका होता है वो लिख कि इसमें देता है लिखी कि इतना रुपया आपका हो गया, आप वहाँ जाकर निकाल सकते हैं। जो बैंक में जमा रुपये करने वाले अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित दे दिया। सीधा समझिए कि आप बहुत आदमी चेक के बारे में जानते हैं। चेक में क्या होता है कि मान लीजिए जिसका बैंक है, जिसके पास सबको रुपया हो जाएगा, इतना सा चेक होता है, नाम लिख देगा, उसके बाद लिख देगा बैंक कौन सा, वो तारीख को लिख देगा, और उसके बाद वो अपना साइन कर देगा, और कितना रुपया आपको देना है वो लिख देगा, और आप उसके बैंक में जाकर निकाल सकते हैं। उसके बैंक में दूसरा बैंक भी हो सकता है, लेकिन शाखा मतलब समझिए कि बैंक को ही होगा। ठीक, अब दूसरा है बैंक ड्राफ्ट। दूसरा क्या है? बैंक ड्राफ्ट। इसके बारे में कहेंगे कि बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है, उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। इसमें कहता है कि बैंक ड्राफ्ट हुआ होता है जिसमें कोई भी बैंक होता है वह अपनी दूसरे बैंक यानी उसी तरह के बैंक को आदेश देता है कि इसमें जो व्यक्ति का नाम लिखा गया है और जितना रुपया वो आप उस व्यक्ति को दे दें। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्चा में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, क्योंकि इसमें रुपया ढोना नहीं होता, इसमें कोई मतलब चोरी को का भी संभावना नहीं होता। यह देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का होता है। ठीक, अब देखते हैं तीसरा है यात्री चेक। तीसरा क्या है? यात्री चेक। यहाँ रखेंगे यात्रियों के सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब ये जो यात्री चेक, इसके नाम से पता लगता है कि ये यात्री के लिए बनाया गया है।
कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई भी यात्री बैंक में जाएगा और जो यात्री चेक उसके पास है वो देगा और अपना मुद्रा ले लेगा, उसमें जितना लिखा है वो ले लेगा। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके कारण कोई दूसरा व्यक्ति रुपया प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है, यानी आपका रुपया किसी दूसरे आदमी के पास नहीं जाएगा। ठीक। चौथा है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र के बारे में है कि यह भी एक प्रकार का साख पत्र भी है। प्रतिज्ञा पत्र भी एक प्रकार का साख पत्र है। इस पत्र में लीनी मतलब जो लीन रिया है, जो कर्जा रिया लीनी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। इसके सीधा समय कि ये कर्जा के लिए उपयोग होता है, यानी जब आप किसी को कर्जा देंगे तो उसके बाद यदि आप जितना रुपया देंगे उसके बाद वो उसमें लिखा रहता है। और रही चार था प्रमुख साख पत्र, जिसमें पहला क्या था, जो सबसे प्रचलित होता है चेक, और उसके बाद क्या था, उसके बाद था बैंक ड्राफ्ट, और उसके बाद क्या था, उसके बाद तीसरा नंबर पर था यात्री चेक, और सबसे लास्ट में क्या था, सबसे लास्ट में था प्रतिज्ञा पत्र। कौन सा था, प्रतिज्ञा पत्र। और मुझे आशा है कि आपको ये पांचों प्रश्न आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, PDF का लिंक, और ये जरूर ले लीजिएगा और इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।